अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी इन मटेरियल्स, यानी किसी पदार्थ के अंदर वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा का स्टोर करना ही क्या कहलाता है? परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब हम लोग निर्वात या वायु के लिए पढ़ते थे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर कोई माध्यम है तो हम लोग फोर्स के लिए क्या सूत्र पढ़ेंगे? F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या हो जाएगा? 1। तो फार्मूला जो है वही आ जाएगा आपका निर्वात या वायु के लिए। जबकि अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। परंतु डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए वैल्यू जो यानी कि किसी परावैद्युत के लिए, जैसे कांच के लिए, प्लास्टिक के लिए 1 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई धातु है यानी मेटल है तो K का मान जो है मेटल के लिए, किसके लिए? मेटल के लिए K का मान जो है वो इनफाइनाइट तक हो सकता है। मेटल के लिए K का मान क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। इससे एक चीज हमको और समझ में आ रही है कि अगर दो आवेशों के मध्य में माध्यम उपस्थित है, अगर दो आवेशों के मध्य में माध्यम उपस्थित है तो K का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। और जब K का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब दो आवेश अगर निर्वात में रखे हैं और वही दो आवेश के बीच में अगर कोई माध्यम ले आया जाए तो वैद्युत बल जो है माध्यम लाने पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। इसका भी प्रयोग न्यूमेरिकल्स में और जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में होगा। अब अगले टॉपिक पर आते हैं और वो टॉपिक है परावैद्युत की विद्युतशीलता, प्रिमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब क्या मतलब है कि हम लोग ε0 K के स्थान पर एप्सिलॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस एप्सिलॉन को हम लोग कहेंगे परावैद्युत की विद्युतशीलता या प्रिमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। क्लियर? अब प्रिमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक जो है यानी कि ε0 K के स्थान पर इकट्ठे हम एप्सिलॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी सहायता से चाहें तो हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ऊपर पढ़ाया है या परावैद्युतांक की डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं। तो K बराबर क्या निकलेगा? एप्सिलॉन अपॉन ε0, यानी कि परावैद्युत की विद्युतशीलता या प्रिमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक तथा निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो यानी अनुपात को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब कुछ पुराने टॉपिक पर आते हैं, शायद वो आप भूल गए हों, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको भी दोबारा एक बार रिवाइज करा दूं। इसीलिए मैंने उसका यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया है। जैसे अब हमने 11 टॉपिक तक पढ़ लिया है परावैद्युत की विद्युतशीलता, लेकिन ये पिछले क्लास का टॉपिक है इसलिए इसको मैंने कोई नंबर नहीं दिया है। और ये क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, यानी कि हम लोग प्रेरण के द्वारा या इंडक्शन के द्वारा चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल को दे सकते हैं, यानी चार्ज किया जा सकता है प्रेरण के द्वारा। कैसे किया जा सकता है?
इसको अब मैं एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता हूं। मान लो हमारे पास में कोई एक मेटल है, मेटल स्फीयर है, और इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इस मेटल स्फीयर के पास में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ले आते हैं, तो क्या होगा? मैंने इसको मेटल से टच नहीं कराया है, लेकिन जैसे ही ये क्या कहते हैं रॉड लाते हैं हम लोग जिस पे प्लस चार्ज है, ये जो मेटल का जो स्फीयर है इसमें क्या होगा? ये जो इसके भीतर आप जानते हैं कि माइनस चार्ज भी है और प्लस चार्ज भी है, लेकिन चूंकि उनकी संख्या बराबर है इसलिए न्यूट्रलाइज है। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाते हैं तो इसके समीप स्फीयर पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके दूसरे साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हमने बिना रॉड को टच करे इस स्फीयर को क्या कर दिया? आवेश दे दिया, यानी चार्ज कर दिया है। अब अगर हम इस स्फीयर को किसी अर्थ द्वारा जोड़ दें, चूंकि अर्थ एक बहुत बड़ा चालक होता है, जैसे ही हम लोग इसे अर्थ से जोड़ेंगे क्या होगा? ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, या हम ये कहें कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब यानी कि स्फीयर पर केवल जहां पर रॉड है उसके पास में केवल कौन सा आवेश रह जाएगा? निगेटिव चार्ज रह जाएगा। अगर हम इस रॉड अर्थ को हटा भी दें तो भी रॉड को हटा के ना, अगर हम इसका संबंध अर्थ से जो किया है उसको हटा दें, अब क्या होगा? ये स्थिति आएगी, यानी कि इस स्फीयर पर अब केवल निगेटिव चार्ज रह जाएगा। और अब अगर इस हम रॉड को भी हटा दें तब क्या होगा? अगर इस रॉड को भी हटा देंगे तो अब चूंकि ये इस मेटल पे निगेटिव चार्ज आ चुका है, अब ये निगेटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर में क्या होगा? फैल जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर में फैल जाएगा, अर्थात मेटल जो है वो प्रेरण द्वारा क्या हो गया है? आवेशित हो गया, यानी इंडक्शन द्वारा उसको हमने क्या कर दिया है? चार्ज कर दिया है। मेरे हिसाब से अब आपको याद आ गया होगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा, यानी हमने उसको टच भी नहीं किया, इस मेटेलिक स्फीयर को हमने आवेशित या चार्ज रॉड के द्वारा टच भी नहीं किया, तो भी ये बाद में कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव इसके ऊपर आवेश आ गया। अगर इसको हमें पॉजिटिव चार्ज देना है तो यहाँ पर हम इस रॉड को क्या कर देंगे? निगेटिव रॉड ले आएंगे, निगेटिव चार्ज वाली रॉड ले आएंगे, तो इसके स्फीयर के भीतर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह एक पिछले टॉपिक पर और आते हैं अदिश तथा सदिश राशियां, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट ईयर में अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी के विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो अदिश राशियां कौन सी राशि होती हैं? अदिश राशियां हम उनको कहते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें कोई डायरेक्शन या दिशा नहीं होती है। हमें मेन जानना है सदिश, क्योंकि आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें सदिश यानी वेक्टर की बहुत आवश्यकता होगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें दिशा भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और दिशा यानी डायरेक्शन भी हो। इसको हम वेक्टर राशि को प्रकट करते हैं वेक्टर के द्वारा, यानी राशि के ऊपर वेक्टर बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर राशि है। और वेक्टर राशि में चूंकि मैंने बताया इसमें परिमाण होता है, परिमाण या मैग्नीट्यूड को हम कैसे प्रकट करते हैं? मॉड लगा के। और डायरेक्शन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप लगाकर।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हिंदी में बोलते हैं एकक सदिश, यानी जिसका परिमाण क्या है? एक है, यानी जिसमें केवल दिशा है। तो वेक्टर बराबर क्या हुआ? परिमाण इंटू दिशा। ये परिमाण है और ये क्या है? दिशा, यानी ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, वेक्टर बराबर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। या कहीं पर आपको अगर डायरेक्शन निकालनी है तो ए कैप बराबर क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी किसी वेक्टर में अगर हम उसके स्केलर यानी कि उसके मॉड से भाग दे दें तो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। इसीलिए हम लोग वेक्टर के स्थान पर उस वेक्टर का मॉड इनटू डायरेक्शन वेक्टर लिखा करेंगे और डायरेक्शन वेक्टर के स्थान पर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड भी लिखा करेंगे, जिससे कि हमको, जैसे हमें फोर्स के लिए लिखना है उदाहरण के तौर पे, तो एफ वेक्टर बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ ए इंटू एफ कैप, या एफ कैप बराबर क्या होगा? एफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एफ। क्लियर? यानी कि वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, यानी परिमाण इंटू दिशा, या दिशा या यूनिट वेक्टर जो है एफ यूनिट वेक्टर का मान क्या हो रहा है? परिमाण, ये वेक्टर बटे परिमाण, यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण से भाग दे देंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके आगे का अध्ययन अब हम अगले वीडियो में करेंगे।